नमस्कार दोस्तों। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है AIFS ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत कुछ अपन इसमें पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल असेट। तो देखा जाए तो अपन दोनों टाइप के असेट का ऑडिट सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, राइट। ठीक है, लेक्चर्स कंप्लीटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से। शुरू करते हैं हम कहाँ से? पीपीई के ऑडिट से। ठीक है, इसमें सब आ जाता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, सब आ जाएगा तुम्हारा, है ना। इंटेंजिबल एसेट अलग बात होती है, तो वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, क्या इससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? हाँ सर, AS10, जो कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। कहाँ पर? अकाउंट्स में। ठीक है, तो आपको बहुत इजी लगना चाहिए ये वाला पोर्शन, जितना मुझे लगता है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से। पीपीई को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया क्या है? तो सर, हम किसी भी आइटम को पीपीई के फॉर्म में तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब जब क्या हो? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हो उस पर्टिकुलर आइटम से, उस पर्टिकुलर असेट से हमें फ्यूचर में फायदे होने वाले होंगे, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे पीपीई के रूप में। दूसरा, उसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर की जा सकती है। उसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर की जा सकती है। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे? तो ये दो कंडीशन पूरी होना चाहिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए उस असेट के आइटम से, प्लस उसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। आगे क्या है सर? जब आप रिकॉग्निशन करते हो ना, तो आप दो अलग अलग टाइम पर करते हो। एक तो इनिशियल रिकॉग्निशन होता है, जब आप असेट बनाते हो या खरीदते हो, तब जो रिकॉग्निशन होता है वो इनिशियल रिकॉग्निशन होता है। और उसके बाद में अगर आप कभी कोई उसका पार्ट रिप्लेस कराते हो या कोई और एडिशन करते हो, तो वो सब आ जाते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में, जिसमें आप जो भी बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना, तो अगर वो असेट का एक तरीके से अपन बोल सकते हैं लाइफ है या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो अपन उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब एक तरीके से असेट में एडिशन करते हैं, राइट। तो मेन तो यही दो चीजें थी, है ना। ठीक है, फिर बात करते हैं सर अपन कहाँ? मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आप पीपीई को रिकॉग्नाइज करते हैं कॉस्ट पर, जनरल बात है, तो इसका कोई खास यूज नहीं था, आपको पता है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या होंगे? पीपी की जो कॉस्ट होगी उसमें क्या क्या आएगा? इन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, आए हुए हैं, आते तो हैं ही, है ना, मतलब आ भी चुके हैं, इसलिए ध्यान से अलर्ट हो जा भाई, है ना। एक तो परचेज प्राइस आएगी। अब परचेज प्राइस में और क्या लिखा है? जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी होंगी, जो भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, मतलब जिनका आईटीसी नहीं मिल रहा है देखा जाए, है ना। और आफ्टर डिडक्टिंग क्या? ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स। तो आपको परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटा देना, या जो रिबेट जिसे अपन बोलते हैं वो आप हटा दीजिए। फिर कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगी वो ऐड कर लो, या कोई भी और टैक्स जो रिफंडेबल नहीं है, तो वो फिर कॉस्ट का ही पार्ट बन जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है सर? एनी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑपरेटिंग। मतलब अगर कोई असेट को उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने तक या उस लोकेशन तक लाने पर जहां से ऑपरेट किया जाना, वहां तक जो भी खर्चे होंगे, वो सब खर्चों को आप क्या करोगे? पीपी की कॉस्ट का ही पार्ट मानेंगे, है ना। तो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तीसरा है इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम और रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, जिसको आप डीकमीशनिंग या रिस्टोरेशन भी बोल सकते हैं। तो आपने पढ़ा है AS10 रिवाइज हुआ था, तो उसमें यह बोला गया था कि जो कॉस्ट आपकी, जैसे मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी 10 साल यूज हुआ, अब 10 साल बाद उस प्लांट एंड मशीनरी को वहां से डिसमेंटल करना पड़ेगा, अब उसका आगे यूज नहीं किया जा सकता। तो डिसमेंटलिंग में जो भी खर्चा आएगा, उस खर्चे को भी आज रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उस खर्चे को भी आज प्रेजेंट वैल्यू पर लाके उसको भी रिकॉग्नाइज करना होगा। तो ये बात बाद में AS10 में आई थी, पहले ये नहीं होती थी। ठीक बात है, जैसे आप AS10 में डीकमीशनिंग या
रिस्टोरेशन वर्ड से देखेंगे आप, है ना। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल्स दो। एग्जाम्पल्स दो उन कॉस्ट की जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ये जो बी वाला पॉइंट है ना, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। कौन सी कॉस्ट है जो पीपीई का पार्ट बनेगी, कौन सी कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी कॉस्ट ऑफ पीपीई है। देख लेते एग्जाम्पल क्या है सर। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के लिए पेमेंट किया गया है, कौन से एम्प्लॉयज को, क्या लिखा है, जो डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द आइटम, जो पीपीई के कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली एंगेज है, उन एम्प्लॉयज को जो पेमेंट किया जा रहा है वो कहाँ आएगा, वो भी पीपीई का हिस्सा बनेगा, राइट। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जहां पर आपको प्लांट लगाना है, ठीक है। इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉल करने का खर्चा भी ऐड होता है, असेंबल करने का उसको, है ना। वो सब खर्चे कौन से खर्चे कहलाते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी कॉस्ट ऑफ पीपी, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द असेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी इंक्लूड होता है, आपने ये 10 में भी पढ़ा है। लेकिन आफ्टर डिडक्ट, ये क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम प्रोड्यूस्ड व्हाइल ब्रिंगिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन। क्या मतलब हुआ, अगर आप टेस्टिंग करते हो, अगर आप टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग करने में कुछ तो आपके गुड्स बन ही जाएंगे। तो देखो, मान लीजिए आपका टेस्टिंग में खर्चा आया 50,000, और मान लो उस टेस्टिंग के दौरान जो गुड्स या सर्विस बने उनकी, अब वो भी मान लो स्टैंडर्ड क्वालिटी के तो नहीं बने, मान लो कम क्वालिटी के भी बने, और मान लो उनको आपने 20,000 में बेच दिया, तो 50,000 का खर्चा किया टेस्टिंग में, 20,000 वो गुड्स एंड सर्विस जो बने उससे मिल गया। तो नेट खर्चा टेस्टिंग में कितना हुआ, 50 - 20 30,000 का खर्चा हुआ, उसको आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। अब इस पर ना केस स्टडी बन जाएगी। तो यारो पूरा का पूरा ऑडिट का पेपर केस स्टडी बेस्ड आता है, वो क्या करेगा, इस वाले पॉइंट पे केस स्टडी बना देगा, ठीक है। और फिर आपको यहां का पूरा रेफरेंस देना पड़ेगा, और केस स्टडी के लास्ट में बोल देगा कि आप बताओ और ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी कॉस्ट ऑफ पीपीई है, उनके एग्जाम्पल आपको देने पड़ जाएंगे। तो केस स्टडी कैसे बन सकती है, आप हर कंटेंट को उस एंगल से देखते हुए चलोगे तो आप कर पाओगे, राइट। तो ये कहानी सुनाकर वो आपसे बाकी के एग्जाम्पल पूछ सकता है। प्रोफेशनल फीस, अगर इस रिगार्डिंग अगर आपने कुछ की है, एक्सपेंस आपका इस रिगार्डिंग कुछ हुआ है जो पीपी से रिलेटेड है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी कॉस्ट ऑफ पीपी मानी जाएगी, ठीक है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। फिर है एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ पीपी। ये तो पक्का आने की संभावना, एक कैटेगरी मैंने मार्क करा है। कौन सी कॉस्ट को पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, सबसे पहला लिखा है, ध्यान देना है ना, ये याद भी रखना है आपको। ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और न्यू बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। ये क्या बात हुई, आपने कोई न्यू बिजनेस शुरू करा या न्यू फैसिलिटी स्टार्ट करी, इनॉग्रेशन पे खर्चा करा, इस पर भी केस स्टडी बनी है, शायद तक ये 10 में क्वेश्चन आया होगा आपके पास अकाउंट्स में। यार इनॉग्रेशन कॉस्ट ये कोई पीपी का पार्ट थोड़ी हुआ, क्या इससे प्रोडक्शन होना है क्या, गुड्स इससे बनना है क्या, नहीं यार, ये तो पूरी अलग ही बात हो गई है ना। तो कोई न्यू फैसिलिटी या कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा है, उसमें आपने दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट के खर्चे, प्रमोशनल खर्चे करे हैं, ये सब चीजें कभी पीपी का पार्ट नहीं बनती है। पीपी मतलब यार जिससे आप, अपन ने पढ़ा है ना पीपी क्या होता है, जिसमें जो किसी ना किसी गुड्स या सर्विस को बनाने में यूज किया जाएगा ना, ऐसा सर्विस देने में और गुड्स बनाने में, ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। आप न्यू लोकेशन मतलब एक तरीके से ब्रांच स्टार्ट करी आपने, तो उसमें कुछ खर्चे हुए, स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह में खर्चे हुए, ये सब खर्चे पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। एडमिन या अदर जनरल ओवरहेड भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। आप देखो, न्यू फैसिलिटी या न्यू बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें इनॉग्रेशन पे खर्चा करो, जैसे कि ये सब खर्चे कभी भी पार्ट नहीं बनेंगे किसके, पीपी के। न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करो, उसके एडवर्टीजमेंट प्रपोज या प्रमोशन पर खर्चा करो, न्यू लोकेशन पर बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, जैसे कि आप कर सकते हो, है ना। और एडमिन और अदर जनरल ओवरहेड, ये भाई बहुत काम का, ये चारों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। न्यू फैसिलिटी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू लोकेशन, समझे बात को, न्यू फैसिलिटी, न्यू प्रोडक्ट या सर्विस, न्यू लोकेशन पे स्टार्ट करा, ठीक है, या फिर एडमिन या जनरल ओवरहेड, ये सब पीपी का पार्ट नहीं है।
ठीक है, ओके। और अपन ने पढ़ा है यार, पीपी की रिकॉग्निशन के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सको आप, ये सब चीज़ें होना चाहिए ना। पीपी का तो फिजिकल सब्सटेंस भी होता है, नहीं होगा तो वो तो इंटेंजिबल एसेट साइड जाने लगेगा। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि ये जो खर्चे हैं ये कभी भी पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने ये स्टैंड पढ़ा हुआ है ना, तो थोड़ा आइडिया है आपको, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ ही गई होगी, है ना। अब अगर आपको पीपी का एग्जिस्टेंस चेक करना है, पीपी का एग्जिस्टेंस आपको चेक करना है, तो आज से बेटा ये दिमाग में बिठा लो, है ना। ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वाला बहुत है, अंडरस्टैंडिंग होगी तो एकदम बढ़िया रहेगा। अब ये फालतू बातें नहीं हो रही, क्यों बोल रहा हूँ ये लाइन इसलिए बोली बेटा कि अगर कभी भी किसी भी ऐसी असेट का आपको एग्जिस्टेंस चेक करना है जो टेंजिबल है, कैसी है, टेंजिबल है, तो एक तरीके से मैं लिख दे रहा हूं जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब चाहे आपकी पीपीई हो, चाहे आपका इन्वेंट्री हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी असेट या आइटम जिसको आप छू सकते हो, अगर उसका एग्जिस्टेंस चेक होना है तो सबसे बड़ा जो एक वर्ड आपको ध्यान रखना है वो क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन से ही तो हम देखेंगे कि जैसे आपने बोला हमारे पास बिल्डिंग है तो हम कहेंगे चलो दिखाओ कहाँ है, लैंड है तो हम कहेंगे कि चलो कहाँ पर है वो जमीन दिखा दो हमको, या फिर आपने बोला इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में दिखाई तो हम कहेंगे दिखाओ कहाँ है इन्वेंट्री, हमें हमें वेरीफाई करना है फिजिकली जाकर। तो आप समझ रहे हैं, जैसे ही आएगा एग्जिस्टेंस का तो हमारे मन में सबसे पहला वर्ड कौन सा आना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, डन। अच्छा, जब इंटेंजिबल एसेट का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, जब इंटेंजिबल एसेट का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे तो फिर ये नहीं आएगा, फिर क्योंकि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा। फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो आपको क्या मिलेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, उसमें एग्रीमेंट्स मिल सकते हैं, इनवॉइसेस मिल सकते हैं, वो सब चीजें मिलेंगी वहां पर। यहां पर आपको फिजिकली जाकर देखना है, डॉक्यूमेंट तो देखेंगे पर फिजिकली भी जाकर देखना होगा क्योंकि देख सकते हैं ना, ऐसा। सो एग्जामिन दी, देखो क्या क्या लिखा है, एग्जामिन दी एंटिटीज प्लान फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन पर आपको जो भी आता है वो सब बता दो। अपन ने कारो में पढ़ा है, अपन ने ऐसे 501 में फिजिकल वेरिफिकेशन पर बात करी है, वही सब की सब वही बातें हैं। तो एग्जामिन करो एंटिटी का क्या प्लान होता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई के लिए, ठीक है। किससे करवाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, इंटरनल स्टाफ से करवाते हैं कि थर्ड पार्टी से करवाते हैं, कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी पर करवाते हैं, एनुअली करते हैं कि बाय एनुअली करते हैं कि आप मंथली करते हो कि क्वार्टरली करते हो, वो जो भी है वो फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सब चीजें हम पूछ लेंगे, समझ लेंगे, एग्जामिन करेंगे, ठीक है। फिर रिव्यू एविडेंस ऑफ प्रॉपर सुपरविजन फॉर दोज कंडक्टिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन, हम उनसे एविडेंस मांगेंगे कि जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन जिससे भी करवाया तो क्या उसके काम को सुपरवाइज करा आपने कि उसी के भरोसे सब छोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से जब किसी ने फिजिकल वेरिफिकेशन करा होगा तो वो तो थोड़ा लोअर क्लास का स्टाफ होगा, उतना कोई हाई क्वालिफाइड तो होगा नहीं, तो उसके वर्क को किसी ने सुपरवाइज करा होगा, उसके एविडेंस हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो मेन पार्ट है ये वाला, ठीक है। क्या लिखा है सर, ऑब्टेन द पीपी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, हम कहेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था ना, उसका जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आपने बनाया है फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट वो हमें दे दो, प्लस आपकी सपोर्टिंग वर्कशीट दे दो। बहुत सारे अलग अलग वेयर हाउस में गए होगे आप, अलग अलग लोकेशंस पे गए होगे, उनका पूरा वर्क पेपर्स होंगे, वर्कशीट्स होंगी, हम कहेंगे वो भी सब दे दो हमको, ठीक है। अब ये सब ले लिए, अब हम चेक क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, असेस वेदर ऑल पीपी आइटम्स आर प्रॉपरली टैग्ड विथ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और नंबर्स। भाई एक ही तरह की 10-10 प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कैसे अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, तो हर प्लांट एंड मशीनरी को एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या नंबर दिया जाता है। तो हम देखेंगे वहां जाकर कि क्या हर एसेट को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर या मार्क्स दिया गया है, ठीक है। और इंश्योर करेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं या फिजिकल वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है उसमें भी असेट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स लिखे हैं। यार सीधी सी बात है, अगर मान लो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ तो जाऊंगा देखूंगा ये प्लांट एंड मशीनरी नंबर 101 है कि नहीं है, 101 2A करके मशीनरी है कि नहीं है, तो वैसा वर्किंग पेपर्स में भी दिखना चाहिए ना, मतलब जो फिजिकल वेरिफिकेशन के आप डॉक्यूमेंट है रिपोर्ट्स हैं उसमें भी दिखना चाहिए ना। तो असेट पर भी वो टैग लगा हुआ है कि ये कौन से नंबर की असेट है, और रिकॉर्ड्स मतलब जो अपन फिजिकल वेरिफिकेशन करके लाएंगे उसमें भी लिख के लाएंगे। तो ये सब हमें देखना है, पहले पार्ट में ये हो गया, असेस वेदर ऑल पीपी आइटम्स आर प्रॉपर्ली टैग्ड विद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और नंबर, और एंश्योर करो कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैं उन्होंने भी कैप्चर करा है असेट आइडेंटिफिकेशन नंबर को। बहुत बढ़िया सर।
फिर रिकंसाइल द फिजिकली वेरीफाइड आइटम विद द फिक्स असेट रजिस्टर। ठीक है यार, सिंपल है, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओगे तो उसको किससे कंपेयर करोगे, किससे वेरीफाई करोगे, रजिस्टर से, रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड्स में क्या लिखी है कि कितनी पीपी है, कितनी असेट है और मिली कितनी है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या मिला और रिकॉर्ड्स में क्या दिख रहा है, उसको रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, कंफर्म करेंगे कि जितनी भी पीपी में एडिशंस हुए हैं क्या वो रजिस्टर में अपडेट कर दिए गए थे। तो यार जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए पहले तो यही चेक करो कि आज तक की जितनी भी असेट ऐड हुई हैं, पीपी ऐड हुई हैं, क्या सब वो रजिस्टर में अपडेट हो गई हैं, तब तो जाके मैं देखूंगा। नहीं तो रजिस्टर ही अपडेट नहीं है तो सोचो आप पुराने रजिस्टर से आप आज की पीपी मैच करोगे तो मैच थोड़ी ना होंगे। तो पहले रजिस्टर को अपडेट करो, आज तक जितनी असेट आई हैं गई हैं वो एडजस्ट हो जानी चाहिए, और फिर आप देख लो कि जितनी फाइनली रजिस्टर में उतनी एडजस्ट करती हैं नहीं करती। डन, तो रिकंसिलेशन वाला पार्ट हो गया। और अगर कोई आपको डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, आपको लगता है कि रिकॉर्ड्स में कुछ और असेट हैं और वहां पर कम है, एक्चुअली जो दिख रही हैं वो कम दिख रही हैं, तो क्या करना है आपको उनको नोट कर लेना है। प्लस ensure that any shortage of asset not working or not working in the condition are recorded as deletion। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कुछ कम असेट दिखती है तो ऑब्वियसली ऑडिटर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यार ऐसी असेट को आप डिलीट कर दो, बुक से हटा दो, राइट ऑफ कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या ऐसी बुक्स, ऐसी असेट्स रिकॉर्ड से डिलीट कर दी गई हैं विद दी मैनेजमेंट अप्रूवल। ऐसी नहीं हटा दोगे जिसके अकाउंटेंट के मन में आए इस सेट को बुक से बाहर करने कर दिया, ऐसा नहीं। अगर आपको बुक से कोई चीज को हटाना है तो मैनेजमेंट की अप्रूवल लगेगी, ये ध्यान रखना। एंड वेरीफाई दैट डेप्रिसिएशन सीज्ड आफ्टर द डिलीशन। अच्छा असेट हट गई तो अब उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगना चाहिए, पता चला असेट हटा दी, डेप्रिसिएशन लगाए जा रहे अभी भी, राइट। तो ये तीन चीजें हैं, कुल मिलाकर आप ध्यान दो बेटा, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस में आपको क्या बताना है, फिजिकल वेरिफिकेशन वर्ड को पकड़ लो और उससे रिलेटेड जो जो ज्ञान है जो आपने कारो में लिया है या 500 में लिया है वो सब आप यहाँ पे झाड़ सकते हो, समझ रहे हो। ओके, तो ये हो गया एग्जिस्टेंस वाला पार्ट, है ना। फिर बात करते हैं कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस में क्या है, हमें ये चेक करना है कि ऑल असेट दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर रिकॉर्डेड और नॉट। सारी असेट जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो रिकॉर्ड हुई कि नहीं हो, ये होता कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस जैसी आए ना तो इनका पूरा का पूरा फोकस काय पर रहेगा, एडिशंस वर्ड पे। काय पे फोकस रहेगा, एडिशन पे, इसलिए मैंने इसको पूरा कैपिटलाइज कर दिया है। आप बताओ प्लांट एंड मशीनरी या जो भी आपकी पीपी है उसमें ड्यूरिंग द ईयर एडिशंस होंगे। तो अगर सोचो कि एडिशन हुआ है 10 आइटम का, 10 असेट का, और हो सकता है बुक्स में केवल 6 ही रिकॉर्ड करी है, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट हो गया। और हमें चेक क्या करना है, कंप्लीटनेस। इसका मतलब ऑल एडिशन जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं क्या वो सब के सब प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए हैं। इस तरीके की कुछ बातें इसमें चेक करनी है। तो बेसिकली पूरा फोकस कंप्लीटनेस वाली हेडिंग का किसके ऊपर रहेगा, एडिशंस वर्ड के ऊपर रहेगा। ठीक है, एडिशंस इन पीपी। ध्यान से सुनना, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, बस आप ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले तो कुछ लिखी है जनरल बातें और फिर मेन जो है वो एडिशंस का पार्ट ही इसमें बताया गया है। क्या क्या लिखा है सर, वेरीफाई दैट जितना भी एडिशंस हुआ है पीपीई में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिनको दिखाया गया है, सिंपल है, जिन पीपी में एडिशन हुआ है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया है, दे डू नॉट इंक्लूड दी थर्ड पार्टी एसेट। यार ऑब्वियसली अपने रिकॉर्ड्स में थर्ड पार्टी की एसेट क्यों दिखाना है, नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर अपनी असेट कहीं और रखी है तो उसको जरूर दिखाना है। तो देखो क्या लिखा, बट डू इंक्लूड एंटिटी ऑन असेट विद थर्ड पार्टीज। तो थर्ड पार्टी की असेट अगर हमारे यहाँ रखी है तो उसको नहीं दिखाना है, उसको मत इंक्लूड कर लेना अपनी प्लांट एंड मशीनरी या अपनी पीपीई में। पर अगर अपनी एसेट कहीं और रखी है तो वो तो अपनी है ना, रखी कहीं भी हो तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो उसको तो रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। तो ये आंसर हम कर लेंगे। दूसरा, हम उनसे पीपी शेड्यूल फॉर मूवमेंट ले लेंगे। पीपी में ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, कुछ एडिशंस हुए होंगे, कुछ डिलीशन हुए होंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। ये पूरा शेड्यूल जो मूवमेंट का शेड्यूल होता है ना वो पूरा हम उनसे ले लेंगे। और क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम बुक्स से मैच भी कर लेंगे। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है बुक्स में क्या दिख रहे हैं और जो आप इन लोगों ने शेड्यूल बनाया है और हमको दिया है वो शेड्यूल से मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है ना, पीपी का शेड्यूल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही बन जाता है, तो बुक्स से मैच होना चाहिए। पता चला बुक्स में कुछ और बैलेंसेस हैं और तुम शेड्यूल में कुछ और दिखा रहे हो। ठीक है, तो पहला हो गया अपनी एसेट कहीं भी रखी हो वो इंक्लूड करना है, दूसरी की एसेट अपने पास भी रखी हो तो वो इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा क्या हो गया, पीपी शेड्यूल फॉर मूवमेंट ले लो, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इक्वल टू क्लोजिंग का पूरा शेड्यूल ले लो, और जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको मैच भी कर लो किससे, बुक्स से।
फिर थर्ड में क्या लिखा है, कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट इन द पीपी शेड्यूल। पीपी शेड्यूल जो है उसकी मूवमेंट की एक्यूरेसी को चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं एडिशन गलत दिखा रहे हो, डिलीशन गलत दिखा रहे हो, ओपनिंग गलत दिखा रहे हो, है ना। तो क्या कर सकते हो, जैसे एग्जांपल दिया है, ओपनिंग बैलेंसेस को आप प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर सकते हो। तो शेड्यूल आ गया, अब आपको ओपनिंग चेक करना है, तो कहाँ से चेक करोगे, आप ओपनिंग चेक कर लो लास्ट ईयर की क्लोजिंग से कि सही से लिखे कि नहीं लिखे, तो भी काम हो जाएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी, जैसे आपको एडिशन चेक करना, आप देख लो इन लोगों ने इनकम टैक्स वाले पार्ट में क्या दिखाया है, इनकम टैक्स वालों को क्या बताया कि क्या एडिशन हुआ है, उससे अपन इधर का एडिशन चेक कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन बातें, अब आते हैं मेन बात पर, फोर्थ पॉइंट पे। अगर कंप्लीटनेस एग्जाम में आया तो आपको ये पूरा लिखना है, पर अगर आप भूल गए, मान लो आप इतना भी लिख दोगे तो भी तो मेन पार्ट तो यही है ना। लेकिन बेटा मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में जब कंप्लीटनेस आएगा तो कंप्लीटनेस डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बजाय ना, वो हो सकता है केवल एडिशंस पे क्वेश्चन पूछे। आईसीआई जिस तरीके का पैटर्न का को फॉलो कर रहा है ना, वो किसी बड़ी हेडिंग में जो छोटी हेडिंग अलग से दिख रही है उस पे क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं 4 और 3 नंबर के, राइट। तो भैया क्या लिखा है, ऑब्टेनिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल एडिशंस, ठीक है। हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट से कहेंगे हमको जितने भी एडिशन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो पूरे एडिशंस का हमें पूरा लिस्ट बना के दे दो। समझ रहे हो आप, पूरा फोकस काय पर है, एडिशंस पर है। और फिर परफॉर्म करना है फॉलोइंग प्रोसीजर्स। सबसे पहला, कंफर्म दैट पीपी एडिशंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय ऑथोराइज्ड पर्सनल। यार अगर असेट खरीदोगे तो क्या असेट कोई 10-20 रुपए में आती है, एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है, तो क्या कोई भी ले आएगा असेट कि किसी से पूछ कर लाना पड़े, कोई बड़ी असेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगी तो मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़े बड़े जो लोग हैं उनका अप्रूवल लगेगा ना। तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये जो एडिशन हुआ है किससे पूछ कर हुआ है, किसने ऑथोराइज करा कि एसेट खरीदनी है, ठीक है, ऑथोराइज पर्सनल। दूसरा, क्या जब आपने एसेट को खरीदा तो क्या प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करा। प्रॉपर प्रोसेस क्या होती है खरीदने की, क्या आपने कोटेशंस इनवाइट करी, टेंडर्स बुलाए, बिना टेंडर्स बुलाए कहीं से भी महंगी एसेट खरीद के ले आओगे क्या। आप टेंडर्स बुलाओ तो आपको बेस्ट क्वालिटी की एसेट एक बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगी, सही है ना। तो क्या वो सब चीजें इन्होंने फॉलो करी हैं फॉर प्रोक्योरिंग पीपी, ठीक है। तीसरा, जो मटेरियल एडिशन हुए, जो बड़ी बड़ी एडिशन हुए हैं पीपीई में, हम देखेंगे जब आपने उनको रिकॉग्नाइज करा है तो क्या आपने AS10 का क्राइटेरिया वो मीट कर रहे थे। भाई AS10 में बताया कि कौन सा क्राइटेरिया पूरा होगा तो आप पीपीई को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो क्या वो क्राइटेरिया मीट कर रहा था, तभी आपने उस एडिशन को पीपीई के अंदर कंसिडर करा, ठीक है। प्लस जो भी कॉस्ट आपने रिकॉग्नाइज करी है पीपीई की, क्या वो AS10 के हिसाब से अलाइन है, मतलब AS10 के हिसाब से वो कॉस्ट का पार्ट, मतलब पीपीई का कॉस्ट, पीपीई की कॉस्ट का पार्ट बन सकता था, ऐसा। तो जो भी मटेरियल एडिशन हुए हैं क्या वो AS10 के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, तभी आपने पीपीई में रिकॉर्ड करा है। और जो कॉस्टिंग आपने इंक्लूड करी है पीपीई में वो भी AS10 के हिसाब से करेक्ट थी। आपने ध्यान दिया, ये तीनों पॉइंट में सिक्वेंस है ना। देखो याद कैसे रहेंगे, इसलिए समझो इजीली हो जाएगा। देखना ये 3 पॉइंट एक जैसे मैच हो रहे हैं, देखो कैसे। भाई हम सबसे पहले देखें कि यार अगर कोई असेट को ऐड कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो किससे पूछकर, किसी से तो पूछोगे कि आपने, कोई भी ले आएगा असेट, ठीक है सर। फिर अगर असेट खरीदोगे तो एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, परमिशन ले लिया, अब एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, कोटेशंस बुलाओगे, टेंडर्स बुलाओगे, ठीक है सर, प्रोसेस भी कर ली। अब उसको रिकॉग्नाइज करोगे बुक्स में, तो रिकॉग्नाइज कैसे करना है उसके लिए AS10 बताएगा, कितनी कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करना है, करना भी है रिकॉग्नाइज की नहीं करना वो AS10 बताएगा। तो तीनों पॉइंट सिक्वेंस में डन। तो ये हो गए असेट के एडिशन के रिलेटेड। अब आप ध्यान देना, ये जो बाद के 3 पॉइंट है ये भी आपस में कुछ ना कुछ इनमें कनेक्शन है, और बहुत बढ़िया कनेक्शन है। देखो ये तो होगा एडिशन से रिलेटेड। अब देखो क्या है, अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट रेशनल एंड रीजंस फॉर डिलीशन एंड डिस्पोजल ऑफ मेथड्स। भाई पीपीई को डिलीट भी तो कर सकते बुक से, डिस्पोज ऑफ कर सकते, सेल कर सकते हैं। तो अगर पीपीई को डिस्पोज ऑफ करा है, डिलीट करा है, कुछ भी करा है, तो हम पूछेंगे भैया क्या लॉजिक था, क्यों इस असेट को बुक से बाहर करा, क्यों इसको सेल करा, क्या रीजंस थे, ठीक है। प्लस क्या आप लोगों ने मैनेजमेंट का अप्रूवल लिया कि वहीं बेच दिया, ठीक है। तो बेचने में भी मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए और खरीदने में भी, ठीक है। तो ये हो गया। आप समझो बेटा, इसको समझ जाओगे ना, इंटेंजिबल एसेट यूं हो जाएगा आपका। अभी देखना आप, मेरा टाइम कितना कम हो जाएगा पढ़ाने का, बस आप इसको ध्यान से सुनो कि इसी टोन पर पूरा इंटेंजिबल एसेट चलने वाला है, इसलिए मैं पीपी और इंटेंजिबल एसेट साथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल वर्डिंग तक यही मिलेगा आपको, बहुत ईजी काम होने वाला है।
ठीक है सर। फिर क्या सेल प्रोसेस फॉर डिस्कार्डेड एसेट, क्या आपने सेल प्रोसेस फॉलो करी? यार अगर आपको अपनी डिस्कार्डेड एसेट भी बेचना है तो क्यों किसी को भी कम दाम में बेच रहे हो? टेंडर्स बुलाओ ना कि कौन इस एसेट को, या एक तरीके से बोलते हैं ना अपन ऑक्शन, अब वो करो कि भाई कौन इस एसेट को कितने में, कितने पैसे देने के लिए तैयार है। हो सकता है कोई बोले कि हम 2 लाख दे दें, कोई बोले 3 लाख, कोई 4 लाख, तो हम 4 लाख में बेचेंगे ना, ऐसा। तो वो पूरा प्रोसेस जैसे एडिशन का प्रोसेस होता है ना, वैसे डिलीशन का भी सेम प्रोसेस चल रहा है उसी पैटर्न में, है ना। तो सेल प्रोसेस फॉर डिस्कार्डेड एसेट इंक्लूडिंग कोटेशंस बुलाना, टेंडर्स बुलाना, जो भी है ना। फिर डिलीशन अगर हुआ है, अगर एसेट को आपने बुक से हटाया है, तो क्या उसको प्रॉपरली उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा? तो जो भी गेन या लॉस हुआ है, क्या उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया है इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट? ठीक है, ये होगा 6 पॉइंट बिल्कुल सीक्वेंस में। इसी तरीके से आपको पॉइंट मिलेंगे इंटेंजिबल एसेट में, मस्त काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके डिलीशन से रिलेटेड। लॉजिकली चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यारो। अब जो 3 बातें बताई हैं वो थोड़ा अलग है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। बोले कि आप ऑडिटर इंश्योर कर लेगा कि जो स्पेयर पार्ट है या स्टैंड बाय इक्विपमेंट टाइप की चीजें होती हैं, उनको अगर मतलब देख लो कि उनको भी AS10 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करा है कि नहीं करा है। अगर वो AS10 वाले क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये इस टाइप के आइटम को सुन के लगता है ना कि इन्वेंट्री दिखा दो, और कई लोग इनको इन्वेंट्री में दिखा भी देते हैं गलती से, क्योंकि छोटे छोटे आइटम होते हैं। पर अगर ये इस टाइप के आइटम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो कि AS10 में दिया है, PP का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आपको इनको भी PP के रूप में ही दिखाना है। तो एज एन ऑडिटर हम देख लेंगे कहीं इनको इन्वेंट्री के रूप में क्लासीफाई तो नहीं कर दिया। ठीक है, फिर डे टू डे जो सर्विसिंग कॉस्ट होती है, कहीं उसको इन लोगों ने कैरिंग अमाउंट में इंक्लूड तो नहीं कर लिया। यार डे टू डे सर्विसिंग तो नॉर्मल खर्चा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको थोड़ी आप, इससे क्या असेट की लाइफ बढ़ रही है क्या, कि उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है? नहीं। और बढ़े तो फिर आप करो उसको, फिर आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फिर टेस्ट परचेस इनवॉइस, ठीक है, ये सब परचेस, अगर मशीन खरीदी है तो परचेस के बिल देख सकते हो, इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट देख सकते हो, और सिमिलर डॉक्यूमेंट देख सकते हो। टू वेरीफाई द डेट ऑफ एडिशन फॉर सैम्पल्ड PP, किस दिन ऐड हुए PP, एडिशन किस डेट को हुआ है, क्योंकि उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप उसके लिए परचेस इनवॉइस या इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट या अदर कोई डॉक्यूमेंट देख सकते हो, राइट। बोलो ये समझ में आया क्या? कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब एडिशन डिलीशन के बारे में बातें हुई, एडिशन डिलीशन। अब 3 पॉइंट एडिशन के, 3 डिलीशन के और 3 अदरवाइज। ठीक है, अब बात करते वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन में क्या है, तो वैल्यूएशन के लिए मैंने कुछ कॉमन पॉइंट बताए हैं जो नोट्स के सबसे लास्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैल्यूएशन की जब भी बात हो तो आपको क्या बातें करना है? देखो कोई भी एसेट है, या तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, या उसका अमोर्टाइजेशन होगा, या उसके लिए प्रोविजन बनेगा, कुछ तो होगा उसका, या उसका इम्पेयरमेंट हो सकता है। ऐसी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए एक पॉइंट तो अपना इस पर बन सकता है कि डेप्रिसिएशन प्रॉपर लगाया क्या, अमोर्टाइजेशन प्रॉपर किया क्या, प्रोविजन प्रॉपर बनाया क्या, जैसे डेटर के केस में हो सकता है। और आप बात करो वैल्यूएशन में तो और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि एक रिस्पेक्टो AS होता है जिसके हिसाब से वैल्यूएशन होता है, जैसे AS13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, AS26 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन, AS10 के हिसाब से PP का वैल्यूएशन, ये सब हो सकते हैं। तो आप बोलो कि उस AS के हिसाब से वैल्यूएशन किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन या प्रोविजन वगैरह बनाया कि नहीं बनाया सही से, वो हो गया एक फिक्स AS हो गया। फिर इम्पेयरमेंट होता है AS28 के हिसाब से, टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट का, तो वो एक AS28 का जिक्र आप कर सकते हो। फिर अब चूंकि क्या है, वैल्यूएशन मतलब अमाउंट्स की बातें हो रही हैं, तो आप लिख सकते हो एक नॉर्मल पॉइंट कि उसको अप्रोप्रिएटली वैल्यूड किया कि नहीं किया, कैलकुलेशन बराबर किया कि नहीं किया है, रेट्स बराबर लिए कि नहीं लिए हैं, वो सब चीजें। तो इस टाइप से आप वैल्यूएशन को पूरा जमा सकते हो, है ना। एक बार इन्होंने क्या लिखा है वो मैं रीड कर देता हूँ स्पीड में, है ना। क्या लिखा है सर, क्या PP का वैल्यूएशन अप्रोप्रिएटली किया गया है एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब यहाँ लिखा है जनरल, इट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट और PP डेप्रिशिएट ड्यू टू एफ्लक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, यूज की वजह से लगता है, और ऑब्सोलेंस की वजह से लगता है। ठीक है, द डिमिनिशन ऑफ द वैल्यू रिप्रेजेंट्स एन आइटम ऑफ कॉस्ट टू द एंटिटी फॉर अर्निंग रेवेन्यू। ठीक है, असेट की वैल्यू कम होती है क्योंकि आप उस असेट से रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो रेवेन्यू आप आज रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो मैचिंग के हिसाब से आप उस असेट का खर्चा भी आज रिकॉग्नाइज करो, तो उसको डेप्रिसिएशन के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा बेटा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपने बचपन में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, मेन जो है वो क्या लिखा है, ऑडिटर शुड, ये तो डेप्रिसिएशन के बारे में जनरल बात है, आपने 12th में या 11th में पढ़ी होंगी।
ऑडिटर को क्या करना है, देखना है कि क्या डेप्रिसिएशन ढंग से लगाया गया है, ठीक है, ऑन ऑल आइटम्स ऑफ पीपी अनलेस एनी आइटम ऑफ पीपी इज नॉन डेप्रिसिएबल लाइक लैंड। तो जमीन पर तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं, उसके अलावा पूरे पीपी पर प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया कि नहीं किया। यहीं पर इंटेंजिबल एसेट होती तो आप बोल देते कि डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड यूज कर देते अमोर्टाइजेशन, राइट। फिर क्या है, असेस करो कि जो डेप्रिसिएशन की मेथड है वो रिफ्लेक्ट करती है क्या, पैटर्न इन विच द असेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली यार, डेप्रिसिएशन नॉर्मली किस तरीके से लगना चाहिए, जिस प्रपोर्शन में असेट फ्यूचर में बेनिफिट्स देने वाली है, जिस प्रपोर्शन में कोई असेट फ्यूचर में बेनिफिट्स देने वाली, उसी प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इंटेंजिबल एसेट में भी तो यही करते हैं। आप अमोर्टाइजेशन किस प्रपोर्शन में करोगे, नॉर्मली सबसे बेहतर तरीका क्या है, जिस प्रपोर्शन में वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है। फिर ऑडिटर को ये भी देख लेना चाहिए कि जो पीपी है उसको इंपेयर करा गया है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एएस 28, जिसका नाम है इंपेयरमेंट ऑफ असेट, राइट। तो ये तीन चीजें हैं, मैंने बता दिया जनरली कि क्या आपको वैल्यूएशन में लिखना है, और प्रॉपर लिखकर भी मैं आपको दे दूंगा, इसी नोट्स में लिखा होगा कि कोई भी असेट या कोई भी चीज का वैल्यूएशन का पॉइंट आता है तो उसको कैसे डील करना है ना। फिर आते हैं फाइनली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पर। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या लिखा है सर, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब कि वो असेट आपकी है कि नहीं। ये भी बहुत सिंपल है, मैंने इसको प्रॉपर समराइज भी कर दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। भाई कोई असेट पर आपका राइट है कि नहीं है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट, उसका परचेज का इनवॉइस आपके नाम का होना चाहिए। आपने खरीदा है तो वो असेट का बिल होगा ना खरीदने का, ठीक है। तो हम परचेज इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं। ऑल पीपी इन द नेम ऑफ द एंटिटी, वो सब के सब जो पीपी हैं वो उसके जो बिल हैं वो एंटिटी के नाम पे होना चाहिए, ठीक बात है। एक तो हम इनवॉइस चेक कर सकते हैं। अब यार देखो, जो मूवेबल असेट है उनके तो इनवॉइस ही होते हैं, लेकिन जो इमूवेबल असेट है उनके इनवॉइस की जगह पे आपको कन्वेंस डीड है, जैसे सेल डीड है, रजिस्ट्री जैसे आप बोलते हैं, वो सब चीजें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। पर मूवेबल असेट में तो नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, इनवॉइस ही मिलेगा, है ना। तो आप चेक कर लो कि जो परचेज इनवॉइसेस हैं दे आर इन द नेम ऑफ एंटिटी, ठीक है। फिर कन्वेंस डीड और सेल डीड कब देखेंगे, ऑल एडिशन टू लैंड और बिल्डिंग, जो लैंड बिल्डिंग वगैरह है उनके केस में आप कन्वेंस डीड या सेल डीड देख सकते हो। कन्वेंस डीड क्या होती है, कोई भी असेट को ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट जो अग्रीमेंट बनता है वो कन्वेंस डीड है। उसी के एग्जांपल है सेल डीड है, आपने किसी को गिफ्ट दिया तो गिफ्ट डीड बन जाती है, ये सब कन्वेंस डीड के एग्जांपल है, ठीक है। तो लैंड बिल्डिंग वगैरह में ये आ जाती है, एक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वेंस डीड है या सेल डीड। फिर ओरिजिनल टाइटल डीड आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी में चेक करना है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओरिजिनल टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है कि नहीं, वही आपको देखना है, फोटोकॉपी नहीं। नहीं तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच देगा और जो रजिस्ट्री है टाइटल डीड उसकी फोटोकॉपी करा के ऑडिटर को दिखा देगा कि देखो अभी भी हमारे पास है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। फिर क्या है सर, ये 3 बातें समझ में आई आपको। अगर आपको ये जानना है कि कोई एसेट कंपनी के नाम पे है कि नहीं, तो भाई मूवेबल है तो इनवॉइस दिखाओ एंटिटी के नाम का है कि नहीं, इमूवेबल है तो, या लैंड एंड बिल्डिंग है वही उसी के एग्जांपल है इमूवेबल के, तो उसकी कन्वेंस डीड या सेल डीड बताओ मुझे। फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, देखो ये इसी से रिलेटेड है, तो उसकी ओरिजिनल टाइटल डीड होना चाहिए कंपनी के नाम पर। ये तो अपन ने कारों में भी पढ़ा है, फिक्स असेट पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर इन दी नेम ऑफ एंटिटी और नॉट, है ना। तो जो टाइटल डीड है वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं, किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। फिर सिक्योरिटी फॉर एनी बोरोविंग्स, अब मान लो अगर आपने पूछा कि ये एसेट कहाँ है, तो अब ये तो दिख ही नहीं रही है, तो क्या इस पर आपका राइट नहीं, बोले नहीं सर राइट तो है लेकिन उसको ना गिर भी रखा है कहीं पर हमने। तो अगर मान लो आपने लोन लिया है और उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के रूप में आपने एसेट को रखा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी चेक कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से एसेट पे चार्ज क्रिएट करा है। और कई बार हो सकता है आपको कोई एडिशनल एसेट दिख जाए जो इन्होंने कंसिडर ही ना करी हो, है ना। तो ये सब चीजें आ जाएंगी राइट्स और ऑब्लिगेशन में। भाई अगर चार्ज के रजिस्टर में कोई एसेट दिख रही है, इसका मतलब वो एसेट आपकी है, आप अपनी ही एसेट पे चार्ज क्रिएट करवा सकते हो, दूसरे के एसेट पे थोड़ी करवा सकते हो, है ना। तो आप ये एक बार पढ़ लेना, उसी को मैंने प्रॉपर तरीके से नीचे लिख दिया है, इजी काम हो जाए आपका, ताकि, है ना। देखो ये कई बार आपको दिख रहा है, अलग अलग जगह पर पूछा भी गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, पीपी खत्म, अब जल्दी हो जाएगा काम। इंटेंजिबल असेट पे आ जाते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में लगेगा, AS 26 की बातें हमें करनी है। AS 26 क्या बोला है सर, देखो, एन इंटेंजिबल असेट इज क्या है, इज एन आइडेंटिफिएबल
नॉन मॉनिटरी एसेट जो आइडेंटिफेबल हो, कंडीशन समझो, इंटेंजिबल एसेट को कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जब वो एसेट आइडेंटिफेबल हो, नॉन मॉनिटरी एसेट होना चाहिए जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होगा, और जो किस पर्पज से रखी है, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिन पर्पस। क्या क्या बातें दिख रही हैं, आइडेंटिफेबल होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी एसेट होना चाहिए, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, किस पर्पज से रखी हुई होगी, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, फिर दूसरों को किराए पर देने के लिए, या फिर एडमिन पर्पज से यूज हो सकती है। अगर आपने एस 26 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आइडेंटिफिएबल क्या होता है, नॉन मॉनिटरी एसेट क्या होता है ना, ये आपने वहां पर पढ़ा होगा। अब बताओ कॉमन एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, मोशन पिक्चर फिल्म्स, कस्टमर लिस्ट है, ठीक है, और ऐसे फिशिंग लाइसेंस है, इंपोर्ट कोटास है, जो भी है बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो इन्होंने दिए हैं। एज पर एस 26 इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सम इंटेंजिबल एसेट में एग्जिस्ट इन फिजिकल आइटम्स, जैसे कोई एसेट है जो सीडी में रखी हुई है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर है जो किसी सीडी के अंदर है या पेन ड्राइव के अंदर है, तो कभी कभी कोई इंटेंजिबल एसेट का फिजिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इममटेरियल है। आप बताओ 1 लाख का सॉफ्टवेयर आपने खरीदा और वो 200 रुपए की पेन ड्राइव के अंदर रखा हुआ है या 100 रुपए की सीडी में रखा हुआ है, तो सीडी या पेन ड्राइव की कॉस्ट क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। तो ऐसे केस में उसको कंसिडर करने की बजाय हम क्या करते हैं, इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप ऐसे आर्गूमेंट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं वो फिजिकल सब्सटेंस है ना उसका, तो वो इंटेंजिबल एसेट कैसे हुई, तो ऐसा नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, इसलिए आप इंटेंजिबल एसेट को ही रिकॉग्नाइज करोगे। जो 1 लाख में आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है उसको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। आप 250 रुपए की सीडी मत रिकॉग्नाइज करने लगना, है ना। आप ये मत सोचना कि ये तो एएस से रिलेटेड बात है तो यहाँ नहीं आएंगी, हर बार एग्जाम में एएस से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और स्पेशली यही वाले एएस आते हैं क्योंकि यही है अपने सिलेबस में, है ना। फिर क्या है, समटाइम्स एन असेट हैज बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल एलिमेंट, किसी किसी असेट के टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एलिमेंट हो सकते हैं और वो इनसेपरेबल है। जैसे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या विंडोज है जो भी है, तो अगर वो, अब देखो वो सॉफ्टवेयर जो अंदर है और जो हार्डवेयर है वो इनसेपरेबल हो गया, भाई लैपटॉप का कोई मतलब ही नहीं है उस सॉफ्टवेयर के बिना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। तो ऐसे केस में आपको ये जजमेंट लगाना पड़ता है कि क्या प्रीडोमिनेंट है, आपने क्या खरीदा है, आपने लैपटॉप खरीदा है कि वो सॉफ्टवेयर खरीदा है। मेन आपने क्या खरीदा है, आपने लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप बिना उस सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के चल नहीं सकता है, तो आप लैपटॉप रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। तो आपको समझना है प्रीडोमिनेंट क्या है, ठीक है। कब करना है ये सब कहानी है, जब टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एलिमेंट और वो भी इनसेपरेबल है, ठीक है। तो अगर जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है, एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा है सॉफ्टवेयर फॉर अ मशीन टूल दैट इज एसेंशियल फॉर ऑपरेशन इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। लैपटॉप को चलाने के लिए, लैपटॉप को चलाने के लिए आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, मेन पार्ट है, उसके बिना चल ही नहीं सकता लैपटॉप। तो ऐसे केस में आपको लैपटॉप को रिकॉग्नाइज करना है, वो आपने मेनली खरीदा है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो सॉफ्टवेयर है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, मतलब इंटीग्रल पार्ट नहीं मतलब उसके बिना भी वो हार्डवेयर काम कर सकता है, और आप उसको मतलब जो जो इंटेंजिबल वाला पार्ट है जो सॉफ्टवेयर है वो उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं, एसेंशियल नहीं है मेन हार्डवेयर के, मतलब वो अलग कर सकते हो आप। तो फिर अलग से आप उसको क्या कर सकते हो, इंटेंजिबल एसेट के रूप में दिखाओ, हार्डवेयर अलग दिखा दो, वो वाला पार्ट अलग दिखा दो, इंटेंजिबल में दिखा दो, है ना। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रल पार्ट नहीं है हार्डवेयर का, तो ऐसे केस में आप सॉफ्टवेयर जो है उसको आप इंटेंजिबल एसेट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। ये सब बातें आपने बहुत अच्छे से S26 में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ो आप जाकर, ठीक है सर। तो ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंटेंजिबल असेट जो आपने S26 में पढ़ा था, तो हल्का सा रिवीजन हो गया। अब समझते हैं सर मेन वाला पार्ट ऑडिट का, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंजिबल एसेट कैसे चेक करेंगे। वहां पर मेन वर्ड क्या था बताओ, टेंजिबल एसेट मतलब पीपी में मेन वर्ड क्या था, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें आप वहां पर लिख सकते हो। तो टेंजिबल एसेट को तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, इंटेंजिबल एसेट में क्या होगा, मेन वर्ड समझना। 2 मिनट रुको, मैं पूरा बोलता हूं फिर आपको बताता हूं कि क्या है मेन वर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो एक्टिव यूज में है, क्या वो इंटेंजिबल एसेट वो सॉफ्टवेयर एक्टिव यूज में है। मतलब अगर वो एक्टिव यूज में है मतलब वो सही है, इंटेंजिबल एसेट है अपने लिए,
अगर वो एक्टिव यूज में नहीं है मतलब उसका कोई यूज नहीं बचा है तो हटाओ भाई बुक से, उसको क्यों रखा है। ये दो बातें आपको समझ के चल रही हैं। तो सर क्या इंटेंजिबल असेट जो आपने रिकॉग्नाइज कर रखी है बुक्स में, क्या वो एक्टिव यूज में है? ऑडिटर मस्ट चेक इफ द इंटेंजिबल असेट इज एक्टिवली यूज्ड। जैसे कि क्या उससे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, क्या उससे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो रहा है, क्या उसे रेंटिंग के लिए यूज करा जा रहा है, क्या उसे एडमिन पर्पस के लिए यूज करा जा रहा है, कहीं तो यूज करोगे। तो अगर आप उसका एक्टिव यूज कर रहे हो मतलब वो एग्जिस्ट करता है और आपने सही करा है बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज करके। जैसे कि अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, ये एग्जांपल दे रखे हैं दोनों है ना, अगर कोई सॉफ्टवेयर है और उसकी एग्जिस्टेंस आपको वेरीफाई करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप देखो क्या इस सॉफ्टवेयर का एक्टिव यूज किया जा रहा है एंटिटी के द्वारा, क्या करने में, फॉर सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हम कहेंगे बताओ कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आपने इस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए हैं, बताओ वो गुड्स दिखाओ हमको कहाँ है, कौन से गुड्स जो आपने बनाए हैं बेचे हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर हमने ये समझ लिया तो बहुत बढ़िया है, सॉफ्टवेयर का एग्जिस्टेंस प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई डिजाइन और ड्राइंग है तो हम कहेंगे इस डिजाइन को जिसको आपने रिकॉग्नाइज करके रखा है, बताओ इस डिजाइन से कौन से प्रोडक्ट बनाए हैं आपने, उनका प्रोडक्शन डेटा दो, कौन से प्रोडक्ट इस डिजाइन से बनाए हैं या बेचे हैं जो भी है। अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट मतलब वो दिखा देते हैं जिसमें वही डिजाइन यूज कर रखी है इन्होंने, जो डिजाइन उन्होंने दिखाई है इंटेंजिबल एसेट के रूप में अपनी बैलेंस शीट में, तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया। लेकिन अगर इनएक्टिव हो गया है, अगर इंटेंजिबल एसेट का यूज इनएक्टिव है मतलब यूज नहीं हो रहा है अब या यूज नहीं बचा है, तो क्या है सर, इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज तो क्या करो, उसका डिलीशन हो जाना चाहिए, उसको बुक से हट जाना चाहिए, है ना। तो अगर हमने देखा कि यार कोई इंटेंजिबल एसेट है जो अब यूज में नहीं है तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि भाई अब वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, उसको हटाओ बुक से। अब एग्जिस्टेंस खत्म तो बुक से भी हटाना पड़ेगा। तो इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज तो उसको डिलीट करो, और जब भी डिलीशन वर्ड आएगा किसकी बातें आएंगी, मैनेजमेंट अप्रूवल की। डिलीशन अगर किसी असेट को बुक से रिमूव करवाना है तो मैनेजमेंट का अप्रूवल लगे, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। और उसके बाद अमोर्टाइजेशन आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला आप क्या कर रहे हो, असेट आपने बुक से बाहर कर दी और अमोर्टाइजेशन अभी भी चल रहा है आपका, ये तो गलत हो जाएगा ना ऐसा। तो मेन क्या है, एक्टिव यूज और इनएक्टिव। एक्टिव यूज है मतलब अगर एक्टिवली किसी इंटेंजिबल एसेट का आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है। और अगर वो इनएक्टिव हो गया है तो उसका डिलीशन होना चाहिए, फिर वो बुक्स में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वो तो एक्टिव यूज में ही नहीं बचा, वो तो इनएक्टिव हो गया है, ठीक है ना। डिलीशन करोगे तो मैनेजमेंट की अप्रूवल लगेगी और अमोर्टाइजेशन बंद करना पड़ेगा। तो दो एग्जाम्पल दे देना, एक एक्टिव यूज हो गया और एक इनएक्टिव यूज हो गया, ये दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो जैसे वहां फिजिकल वेरिफिकेशन की बातें थी कहां पर, पीपी में, यहां पर एक्टिव यूज और इनएक्टिव यूज की बात हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस कैसे चेक करें, इंटेंजिबल एसेट की कंप्लीटनेस कैसे चेक करें, यहां पर भी एडिशन वर्ड पर फोकस कर रखा है। पीपी में देखो आप, पीपी कहां गया, पीपी कहां गया, ये देखो कंप्लीटनेस में मेन वर्ड क्या था, देखो मैंने क्या कर रखा है, पूरे कैपिटल लेटर्स में लिख रखा है कि कंप्लीटनेस अगर आ जाए तो एडिशंस पे बात करनी है मेनली आपको, ठीक है। ये रहा आपका एडिशंस। तो कंप्लीटनेस की बात हो तो एडिशंस, ये कुछ बातें लिखी हैं बिल्कुल वैसी ही जैसी कि आपकी पीपी में लिखी थी, बाकी जो है वो एडिशंस पर ही। और आप देखना 2 मिनट लगेंगे अब बोलने में मुझे। देखो सबसे पहले वेरीफाई द मूवमेंट इन इंटेंजिबल एसेट, तो उनसे मूवमेंट का पूरा शेड्यूल ले लो जिसमें आपका लिखा होगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना था इंटेंजिबल एसेट का, एडिशन कितना हुआ, डिलीशन कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना था। सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को क्या करो आप बुक्स से मिला लो, कहीं ऐसा ना उस शेड्यूल में अलग दिखा रखे हो और बुक्स में कुछ और थे, जो बुक्स में वही दिखाओ ना भैया शेड्यूल में भी, क्योंकि शेड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है ना ऐसा। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो उस मूवमेंट में, कहीं उसको ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इक्वल टू क्लोजिंग, इसमें कहीं अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। ये तो 3 पॉइंट हो गए सेम टू सेम। अब फिर मेन आ गया कि हमें एडिशन चेक करना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि इंटेंजिबल एसेट का एडिशंस कैसे चेक करें। तो उनसे लिस्ट ले लो कि कौन कौन से एडिशंस हुए हैं इस ईयर में। अब देखना कितनी सिंपल बातें होंगी। सबसे पहला इसको रुको अभी, इस पे नहीं, पहले मैं कुछ और पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। देखो ये 3 पॉइंट है, कौन से 3 पॉइंट, 2, 3 और 4 एडिशन के ऊपर है, 5, 6 और 7 ये डिलीशन के ऊपर है। एडिशन में क्या है, अच्छा
कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदी है, किससे पूछकर खरीदी, किसका अप्रूवल लिया, इतनी बड़ी एसेट किससे पूछकर खरीदी, मैनेजमेंट का, बीओडी का, किसका अप्रूवल लेना था, लिया क्या अप्रोप्रिएट अप्रूवल। फिर क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करी वेंडर सिलेक्शन के लिए, क्या कोटेशंस बुलाए, क्या टेंडर्स बुलाए कि अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से महंगी एसेट खरीद के ले आए, ऐसा तो नहीं करा। तो ये भी एडिशन, मतलब एडिशन से रिलेटेड, वेंडर सिलेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करी कि नहीं करी, अप्रूवल लिया कि नहीं लिया। और जो मटेरियल एडिशन हुए हैं, क्या वो AS26 के क्राइटेरिया को पूरा करते थे। भाई एडिशन में तो तभी दिखाओगे ना जब वो इंटेंजिबल एसेट का क्राइटेरिया जो AS26 में दिया है वो पूरा करे, आइडेंटिफेबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये सब होना चाहिए ना ऐसा। तो 3 होगा एडिशन के पॉइंट, जैसे वहां पर थे वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर है, वही का वही सब कुछ। फिर अगर मान लो अब डिलीशन की बात है, ये 3 पॉइंट हैं आपके डिलीशन के, ये थे एडिशन के। डिलीशन में क्या रीजन है भाई, क्या लॉजिक है, क्या रेशनल है, क्यों डिलीट कर रहे हो बुक से एसेट को, ठीक है। और किससे पूछकर, मैनेजमेंट का अप्रूवल दिखाओ हमको, किससे पूछकर एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने वो असेट को डिलीट करा बुक से, तो सेल करा होगा बाहर, तो सेल प्रोसेस को फॉलो करा क्या फॉर डिस्कार्डेड एसेट, मतलब क्या कोटेशंस बुलाए हैं, क्या वेंडर्स बुलाए हैं, क्या कैलकुलेशन सही करा है, सही रेट पे बेचा है उसको, जो भी स्क्रैप या जो भी बचा था आपके पास, है ना, वही है। फिर चेक दैट द डिलीशन एंड रिजल्टेंट गेन और लॉस आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, आपने एसेट को डिस्कार्ड करा है तो हो सकता है उस पर कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, गेन या लॉस हुआ हो, तो क्या उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर लिया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। बिल्कुल लैंग्वेज तक सेम है, तो आपको इसको फॉलो करना है। एक लास्ट पॉइंट है एडिशन में, अगर रिसर्च फेज पे कोई खर्चा हुआ है तो उसको आप इंटेंजिबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, बल्कि उसको तुरंत इमीडिएटली एक्सपेंस के रूप में बुक कर लेते हो। ऐसा आपने AS26 में पढ़ा भी कि रिसर्च फेज में जो खर्चे होते हैं उनको आप इंटेंजिबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। जो डेवलपमेंट फेज में खर्चे होते हैं उसमें जो खर्चे होते हैं या जो कॉस्ट इनकर होती है उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, ठीक है। तो वैल्यूएशन में आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार जल्दी से रीड कर दे रहा हूं। देखो डेप्रिसिएशन की जगह क्या वर्ड आ गया, क्या अमोर्टाइजेशन प्रॉपर किया है ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। दूसरा, क्या अमोर्टाइजेशन की जो मेथड है क्या वो रिफ्लेक्ट कर दी है, क्या द पैटर्न इन विच द असेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली जैसे पीपी था वैसे इंटेंजिबल एसेट है, कि क्या आपने जो अमोर्टाइजेशन है या जो डेप्रिसिएशन है क्या वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के प्रपोर्शन में ही करा है, क्योंकि बेस्ट मेथड तो वही होती है, ठीक है। फिर क्या आपने AS26 के हिसाब से इंपेयरमेंट ऑफ एसेट करा है, बोलो यारो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही का वही है। मेरे हिसाब से तो यहाँ लिख लेना चाहिए सेम एज PPE, वही का वही तो लिखा है। डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड आ गया, डेप्रिसिएशन मेथड की जगह अमोर्टाइजेशन मेथड आ गई। AS28 एज इट इज है, क्यों दो बार लिखना है ना, मैं तो बता रहा हूँ, एक बार मेरा फर्ज है बताना आपको, है ना। राइट्स ऑन ऑब्लिगेशन में यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब यहाँ कुछ खास नहीं है, क्योंकि देखो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में अपन ने वहाँ पर 4-5 पॉइंट पढ़े थे कि अपन इनवॉइसेस चेक करते हैं, फिर अपन कन्वेंस या फिर सेल डीड चेक करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन वो चेक करते हैं, अपना टाइटल डीड्स चेक करते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने वहाँ पर पढ़ी थी। यहाँ पर तो केवल क्या बोल दिया, यहाँ पर क्या बोल दिया, द एंटिटी हैज़, आपको चेक करना है कि लीगल ओनरशिप इंटेंजिबल एसेट पर एंटिटी की है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। द ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ एडिशन शुड ऑल्सो वेरीफाई दैट ऑल एक्सपेंस या इनवॉइस परचेज, ठीक है सिंपल है, इनवॉइस और परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो है, मतलब इंटेंजिबल एसेट आपने खरीदी होगी तो उसका बिल या परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो देख लो वो एंटिटी के नाम पे है कि नहीं है, ठीक है। उससे प्रूफ हो जाएगा कि लीगल ओनरशिप या जो टाइटल है वो एंटिटी के नाम पे है या नहीं है। तो जब कुछ लिखा ही नहीं तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना भी ना के बराबर है, क्या पूछेगा, और आ भी जाए तो मैंने बता ही दिया है। देखो ना राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में क्या लिखना है आपको, ये है परचेस इनवॉइस आपके नाम का है कि नहीं, तो ये तो यहीं खत्म हो गया था। इंटेंजिबल एसेट का परचेस इनवॉइस या परचेस एग्रीमेंट एंटिटी के नाम पे है कि नहीं, इंटेंजिबल एसेट में केवल यही बस लिखा है, बाकी यहाँ और भी लिखे हुए हैं। सिक्योरिटी फॉर एनी बोरोविंग्स में आप क्या ले सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो, रजिस्टर ऑफ चार्जेस दे सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर अपना हो जाता है खत्म, क्या पीपी और इंटेंजिबल असेट, बोलो यारो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आप मुझे बोल सकते हैं, टाटा बाय बाय।